हाँ तो हेलो बेटा, हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया था इसके पिछले सेशन में बेटा। सब रूल 7 और सब रूल 9 पढ़ रहे थे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन क्या होता है? जैसे कि आप क्या करते हो बेटा, आप कंपनी के एक एम्प्लॉय हो, आपके पास कैश नहीं है, आपके पास कोई असेट अवेलेबल है, तो वो आप क्या प्रोवाइड करोगे कि कहोगे हमारे पास तो कैश नहीं है भाई, हमारी ये एसेट ले लो, आपके कंपनी में यूज आएगी, आपकी कंपनी को ये जरूरत भी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एम्प्लॉय हो, आप कुछ भी रेट बताओगे तो थोड़ी मान लिया जाएगा। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर आएगा बेटा, वो एक्सपर्ट बंदे होते हैं, कोई भी एसेट को देख करके बता देंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर वो एक्सपर्ट होते हैं, हर चीज में उनकी एक्सपर्टीज होती है। तो वो आएंगे बेटा, आपकी एसेट को देखेंगे अच्छे से, सारा सब कुछ, यदि वो फिक्स्ड एसेट है तो उसमें डिप्रिसिएशन लगाएंगे, आपने कब खरीदा था, अभी कितने से डिप्रिसिएशन उसमें लगना चाहिए, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर आपके कोई नॉन वो सॉरी इनटेंजिबल एसेट है तो उसमें एमोटाइजेशन लगा करके उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है। तो वही चीज है, देखो क्या कह रहा है, वेयर द स्वीट इक्विटी शेयर आर इशूड फॉर अ नॉन कैश कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ a valuation report in respect thereof obtained from the registered valuer, such non-cash consideration shall be treated in the following manner in the books of account of the company। ओके। अब देखो बेटा, आपकी कोई फिक्स्ड एसेट है तो उसमें डिप्रिसिएशन लगेगा, कोई आपकी इंटेंजिबल एसेट है तो उसमें क्या लगेगा बेटा, एमोटाइजेशन, उसकी कैरीड अमाउंट को क्या शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में। अदर देन एबव मतलब कि शैल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, ठीक है। ओके बेटा, चलो समझ में आया होगा। मतलब कि आपका कोई असेट नहीं है, कोई ऐसी चीज जो प्रोवाइड कर रहे हो, तो अब उसे कंपनी कहाँ रिकॉर्ड करेगी, एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके चलो, डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब देखो बेटा, आप स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उसे कहाँ डिस्क्लोज करोगे, डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सब रूल 13 कहता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटर डिस्क्लोज द डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर द ईयर इन विच, मतलब किस साल आपने सीटीकिटी शेयर इशू किया। शेयर्स आर इशूड द स्पेसिफाइड डिटेल्स ऑफ द इशू ऑफ सीट इक्विटी शेयर्स, और आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर आपने सिक्योरिटी शेयर में इशू किया, क्या उसका मार्केट प्राइस था, और कितना रेट आपने डिस्काउंट पे इशू किया, ठीक है, क्या कंसीडरेशन में रिसीव किया है, ये सारी चीजें डिटेल्स आपको बोर्ड रिपोर्ट में प्रोवाइड करनी होगी। आगे देखो, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड। अब देखो बेटा, आपको पता है कोई भी अगर आपके कंपनी का शेयर लेता है तो उसका नाम आपके रजिस्टर्ड में लिखा जाता है। कहां पे लिखा जाता है बेटा, रजिस्टर्ड में लिखा जाता है। तो अब देखो, रजिस्टर्ड में उसका नाम चढ़ेगा, कोई भी सपोज आपका इक्विटी शेयर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, कोई भी है, डिबेंचर होल्डर है, तो इन सब का रजिस्टर्ड होता है बेटा, ठीक है। रजिस्टर्ड में इनका नाम लिखा जाता है। वैसे स्वीट इक्विटी शेयर अगर होल्डर है, जिनको हम स्वीट इक्विटी शेयर इशू किए हैं, उनका भी नाम हम लोग कहाँ पे रखते हैं, एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर जिन जहां पे मेंटेन किए जाते हैं। द कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, एक रजिस्टर्ड मेंटेन किया जाता है जो आपके स्वीट इक्विटी शेयर होल्डर का रजिस्टर्ड होता है। और फॉर्म नंबर क्या है बेटा, बताओ, एस एच फॉर्म नंबर 3, ठीक है। इट शैल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, कहां पे मेंटेन करके रखा जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सच अदर प्लेस एज द बोर्ड में डिसाइड, या फिर और अदर प्लेस हो सकता है जहां आपका कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। ओके बेटा, ये सब रूल 14 हो गया। बताओ बेटा, आपके ये सारे रूल समझ में आए कि नहीं आए। कंपनीज रूल 2014 में हमने आपको सब रूल 1 बताया, एम्प्लॉय क्या होता है हमने एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन 2 सब रूल 1 का आपको हमने बताया वैल्यू एडिशन क्या होता है। सब रूल 3 हमने बताया वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजुलेशन, आपको 12 मंथ तक वैलिड रहता है। लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर सब सेक्शन सब रूल 4 में बताया गया बेटा, ठीक है। मतलब कि आप मिनिमम 5% और मैक्सिमम 25% आप पेड अप शेयर से या फिर इक्विटी शेयर जो भी है,
उतना इशू कर सकते हो। मतलब इससे 25% से ज्यादा आप नहीं इशू कर सकते हो, केवल यही याद रखना। ओके बेटा, चलो। फिर हमने बताया लॉक इन पीरियड। बेटा लॉक इन पीरियड हमने बताया 3 साल तक, अगर आपको एक बार स्वीट इक्विटी शेयर मिल गए तो आप 3 साल तक उसे नहीं सेल कर सकते हो, नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। वैल्यूएशन आप स्वीट इक्विटी शेयर, अब स्वीट इक्विटी शेयर को कौन वैल्यूएशन करेगा, बताओ बेटा। सॉरी, वैल्यूएशन ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स, स्वीट इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड शैल बी वैल्यूड एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूएशन करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्टिव मार्केट का प्राइस ले लो, ठीक है। चलो, अब अगर कोई पर्सन है जो क्या करता है, आपको अदर देन कैश प्रोवाइड करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, नो हाउ है, वैल्यूएशन वैल्यू एडिशन है, तो ये सारा सब कुछ एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर रजिस्टर्ड करेगा और इसे एक रिपोर्ट बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोवाइड करेगा। अब नॉन कैश कंसिडरेशन आपने रिसीव किया, तो अभी अभी हमने बताया कि नॉन कैश कंसिडरेशन अगर है तो उसको एक वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर आ करके वैल्यूएशन करेगा, ठीक है। जितना वैल्यूएशन करेगा उतना बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। यदि फिक्स्ड एसेट और इंटेंजिबल एसेट है, अगर अदर देन है तो उसे एक्सपेंस में शो किया जाएगा। रूल 13 देखो, सब रूल 13 क्या कहता है, डिस्क्लोजर इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। देखो बेटा, आपने कितना इक्विटी शेयर इशू किया, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको कहां प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बोर्ड रिपोर्ट में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और सीट इक्विटी शेयर होल्डर्स के रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। किस फॉर्म नंबर में, SH3 फॉर्म नंबर है, ठीक है। ओके बेटा, ये आपका सेक्शन 54 हो गया है। ओके बेटा, अब आपका एक नया सेक्शन आएगा, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर, सेक्शन 55। हाँ तो बेटा, अब आपका आएगा नेक्स्ट सेक्शन, आएगा सेक्शन 55, ठीक है। सेक्शन 55 में क्या बताया गया है, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। आप अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो और आप क्या इशू करना चाहते हो बेटा, अब इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होता है, मतलब इशू का मतलब तो आपको समझ में आ गया है बेटा, कि आपकी कंपनी है, अब आपको और कैपिटल चाहिए, तो आप प्रेफरेंस शेयर का इशू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो। मतलब इसको इशू करोगे तो आपके ये क्या करेंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर क्या करते हैं, शेयर को ले लेंगे, मतलब कि सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे, भाई बताओ। शेयर कैपिटल आपके कंपनी के पास आएगी आएगी इन सबसे, ठीक है, इन सबसे शेयर कैपिटल मिल जाएगा। तो इशू का मतलब तो ये हुआ। एंड रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ बेटा, रिडम्पशन का मतलब हमने बताया था, याद है आपको, नहीं याद, चलो। तो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी कंपनी है सपोज ये, ठीक है, आपकी कंपनी को जरूरत है किसकी, कैपिटल की, शेयर कैपिटल की जरूरत है, ठीक है ना। आप ये अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है कंपनी, ठीक है। अब कंपनी को चाहिए क्या, शेयर कैपिटल। कंपनी क्या करती है, इशू कर देती है शेयर, चाहे वो इक्विटी शेयर इशू करे चाहे प्रेफरेंस शेयर, लेकिन अभी हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रेफरेंस शेयर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर एंड लिखा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब देखो ध्यान से सुनो, आपकी कंपनी को नीड थी कैपिटल की, आपने इशू कर दिया और अच्छे से आपके पास कैपिटल आ गई, अपने बिजनेस में आपने पैसा लगाया और अच्छे से पैसा कमा लिया। अब आपके पास पैसा ज्यादा आ गया, तो कैश फ्लो आपका क्या हो चुका है, ज्यादा हो गया, ठीक है ना। ज्यादा आपके पैसे कंपनी में पैसे हो गए हैं, तो अब आप क्या करना चाहते हो भाई, अपनी जो शेयर से इशू किए हो, लोगों के पास, पब्लिक के पास आपके शेयर हैं, उन शेयर को इनसे वापस मांगो। वापस करो हमारे शेयर, ये लो अपने पैसे, वापस करो हमारे शेयर, ये लो अपने पैसे। तो इसे बोलते हैं बेटा रिडम्पशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं, ठीक है, रिडम्पशन। जब हमें पैसे की जरूरत होती है, जब हम इशू करते हैं तो उसे इशू बोलते हैं बेटा। जब हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती तो हम क्या करते हैं बेटा, उस अपने शेयर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं रिडम्पशन।
ओके, चलो मीनिंग क्लियर हो गई होगी अच्छे से बेटा। चलो अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं। चलो, ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, देखो कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ अ पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड, फिर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, मतलब चार इसके नेचर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहला अब हम लोग देख रहे हैं क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड। ठीक है ना, मतलब क्या होता है बेटा, इसमें दो प्रकार से आपके क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। ठीक है ना, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। आपकी कंपनी ने क्या इशू किया भाई, आपकी कंपनी है, आपने अपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर बार क्या मिलता है बेटा, डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है फिक्स्ड अमाउंट में। ओके, अब आपकी कंपनी बिजनेस कर रही है, ओके क्या आ रहा है, आपकी कंपनी को प्रॉफिट अर्न हो रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो अब इस प्रॉफिट में से आप क्या पे करते हो बेटा, जो मालिक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनको क्या पे किया जाता है बेटा, डिविडेंड पे किया जाता है, बिल्कुल। तो पे कर दिया गया इन इन शेयर होल्डर को डिविडेंड। ओके, अब कुछ ऐसा साल आ गया बेटा कि आपके कंपनी में लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बताओ बेटा, प्रॉफिट था तो आपने डिविडेंड बांटा, अब लॉस आ गया तो डिविडेंड कहाँ बांटोगे, नहीं बांटोगे ना। ओके, नहीं बांटा जाएगा। चलो, एक साल लॉस हुआ, ईयर वन, फिर दूसरे साल भी लॉस हो गया, फिर भी इस साल भी नहीं दिया जाएगा डिविडेंड। फिर तीसरे साल आपका लॉस हो गया, इस साल भी नहीं दिया जाएगा। अब चौथे साल आपको क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया बेटा, क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो अब इस साल आपको डिविडेंड पे करने पड़ेंगे। तो देखो बेटा, अगर आप किस प्रकार के शेयर होल्डर हो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो बेटा, तो आपके जो जिस साल लॉस हुए हैं बेटा, देखो बेटा, इस साल लॉस हुआ है, इस साल लॉस हुआ है, इन 3 साल का जो लॉस हुआ है बेटा, इस साल आपको क्या नहीं पे किया गया, डिविडेंड पे नहीं किया गया ना। तो इस साल के डिविडेंड को क्यूमुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और करेंट ईयर का डिविडेंड इस फोर्थ ईयर में सबसे पहले आपको जो पिछले साल का डिविडेंड है वो पे कर दिया जाएगा, करंट ईयर का डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। किनको पे किया जाएगा बेटा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। ठीक है, अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तो अब क्या होगा बेटा, चौथे साल आपको प्रॉफिट, मतलब आपकी कंपनी में प्रॉफिट हुआ, तो चौथे साल आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, केवल करेंट ईयर का, पिछले ईयर का नहीं मिलेगा बेटा। तो ये डिफरेंट होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से आपको समझ में आ रहा है बेटा, जिस साल डिविडेंड नहीं पे किया गया, किसी भी पर्पज से लॉस हो रहा है, नहीं पे कर रहे हैं, तो वो क्यूमुलेट होता जा रहा है। जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस साल सबसे पहले डिविडेंड पे किया जाएगा, सारे के सारे जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है। ठीक है, ओके बेटा। तो ये आपका पहला कंप्लीट हो चुका है बेटा, ठीक है। चलो, अब आपका देखो दूसरा दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस। ठीक है, इसको आज पूरा हम यहीं अपने से बता दे रहे हैं बेटा, कल की डेट में हम लोग इसे डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस। ये क्या कह रहा है, देखो समझो, मतलब कि जैसे कि ये आपकी कंपनी है बेटा, क्या है, कंपनी है। अब आपकी कंपनी क्या करती है भाई, बिजनेस करती है, बिल्कुल सिंपल, बिजनेस करेगी, बात सही कह रहे हो। अब बिजनेस कर रही है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आया, तो क्या किया जाता है बेटा, आप जानते हो, प्रॉफिट आता है सबसे पहले शेयर होल्डर को क्या दे दिया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है, डिविडेंड दे दिया गया। ओके, सारा, फिर उसके बाद डिविडेंड पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया गया है। अब क्रेडिटर को पे किया जाएगा, डिबेंचर होल्डर को पे किया जाएगा, सारे के सारे जो भी आपके क्या है, मतलब क्रेडिटर्स हैं जिस टाइप के, उन सबको पे कर दिया जाएगा। ओके, पे कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बेटा, हमने पे कर दिया है। अब क्या होगा बेटा,
मान लो आपके पास इतना ज्यादा प्रॉफिट था कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे दिया। उसके बाद आपके अदर इक्विटी शेयर होल्डर है, अभी लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। सपोज डिवेंचर होल्डर है, बॉन्ड वालों को है, लोन वालों को इंटरेस्ट वगैरह सारा सब कुछ पे कर दिया गया। लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे दिया गया, और फिर भी सरप्लस बच गया। ठीक है ना? क्या बच गया बेटा? सरप्लस बच गया। तो सरप्लस बचा है, तो इस सरप्लस में अब क्या होगा बेटा? यदि आप किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, पार्टिसिपेटरी शेयर होल्डर हो, तो इस केस में जो सरप्लस बचा है बेटा, आपको फिर से पे किया जाएगा, फिर आपके डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा, फिर क्रेडिटर को पे किया जाएगा, सबको पे किया जाएगा, फिर लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। अगर यहीं पे आपके नॉन पार्टिसिपेटरी सी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता बेटा, तो एक बार आपको पे कर दिया गया, तो जो सरप्लस बचा है इस केस में आपको नहीं मिलता। ओके बेटा, चलो समझ में आया होगा 2 पॉइंट अच्छे से। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होता है बेटा? कन्वर्टिबल, मैंडेटरीली आर ऑप्शनल, पार्टली आर फुल्ली। ठीक है ना? ये एक हो गया नॉन कन्वर्टिबल। अब आपकी कंपनी क्या इशू कर रही है बेटा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। ठीक है ना? एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, एक नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल का मतलब कि आप अभी मालिक नहीं हो बेटा, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। ठीक है? आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन आप कंपनी के मालिक नहीं हो, आप वोट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप मालिक बनना चाहते हो, तो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्ड कितने साल होल्ड करो। अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी टाइम दे देगा बेटा, 5 साल, ये लोग अगर 5 साल तक होल्ड करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर से किसमें बेटा? इक्विटी शेयर में। जिस प्रकार का कन्वर्जन होगा उस प्रकार का हम कन्वर्जन कर देंगे। ओके बेटा? अगर आपने कौन सा शेयर होल्ड किया है? नॉन कन्वर्टेबल, तो कोई बात नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल होल्ड किया तो आपके शेयर्स कन्वर्ट नहीं होंगे कभी भी, चाहे जितने साल होल्ड करो। ओके बेटा, ये थर्ड पॉइंट समझ में आया। फोर्थ पॉइंट देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। ये रिडम्पशन क्या है? रिडीमेबल, इरिडीमेबल। मतलब कि आपके प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, मतलब कि आप जब शेयर इशू करते हो, तो उसमें टाइम पीरियड लिख देते हो कि हम 5 साल, 10 साल बाद अपने शेयर रिडीम करेंगे। ठीक है? तो अगर ऐसे शेयर आपने इशू किया है, तो उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। अगर आपने नहीं लिखा है, कुछ नहीं, हमने शेयर इशू कर दिया, अगर हमको अब पैसे की जरूरत नहीं है, तो हम 3 साल बाद क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? रिडीम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं? इरिडीमेबल, कैन नॉट बी इशूड। ओके बेटा, तो ये सारे के सारे बेसिस और इनके सब बेसिस हमने समझा दिया है अपने ओन वर्ड में। अब हम लोग कल के सेशन में क्या पढ़ेंगे बेटा? इनके एक एक, ठीक है ना? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्रोहिबिशन है ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके बेटा, ये सारा सब कुछ। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन आ जाएगा फिर, सिक्योरिटी का कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। चलो, कल ये हम पढ़ाने के बाद स्टार्ट कर देंगे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। तो आई होप बेटा सारा सब कुछ समझ में आया होगा। सेक्शन 55 हमने इसके टाइप्स बता दिए हैं। फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है? तो प्रेफरेंस शेयर्स को हमने सारे के सारे जितने इसके टाइप्स होते हैं हमने बता दिया है। इसे आपको क्या करना है? अच्छे से घर पे रिवाइज करना है, पढ़ना है, जिससे कि सारी चीजें याद रहें। हमने जो एग्जाम्पल लेकर के जैसे बताया वो सारा सब कुछ आप एग्जाम्पल को याद रखना। ठीक है? ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो।